क्या आपने कभी सोचा है कि कई स्टेट्स इंडिया के ऐसे हैं जो कि वहां की लैंग्वेज के बेस पे हैं? फॉर एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा। ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, बट रियलिटी में ऐसा होना बहुत मुश्किल था, है ना। हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग, और जिसमें हम लोगों ने देखा क्या क्या चैलेंजेस हुए थे। ठीक है, एक देश को बनाने में जब हमारा देश आजाद हुआ, दूसरा क्या था, हम लोगों ने देखा कि कैसे पार्टीशन हुआ इस देश का, तीसरा हम लोगों ने देखा कैसे प्रिंसली स्टेट्स को हम लोगों ने क्या किया, इंडिया में इंक्लूड करवाया, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं, वो है क्या, इंडिया की इंटरनल बाउंड्रीज बनाना। राइट, ये इंटरनल बाउंड्रीज ऐसी बनानी थी कि भाई इंडिया की यूनिटी और आप बात करो कल्चरल और लिंग्विस्टिक जो प्लूरैलिटी है वो कैसी रहे, मेंटेन रहे। यानी आपको पता है कि इंडिया में कई कल्चर्स हैं, कई लैंग्वेजेस हैं। अब भाई इन लैंग्वेजेस और कल्चर्स को भी क्या करना है, एक जगह मेंटेन रखना है। ऐसा ना हो कि हमारे किसी भी इंटरनल बाउंड्री बनाने के चक्कर में कहीं की प्लूरैलिटी या कल्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन उठ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, इंडिया की यूनिटी भी मेंटेन रहे। तो जब आप इसको थोड़ा हिस्ट्री से देखें तो कॉलोनियल के टाइम पे बात करें तो कॉलोनियल टाइम पे मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे आप देखते हो जो बाउंड्रीज थी वो कैसी थी, वो सिंपल चीज ऐसा था, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करते थे, वो बाउंड्रीज बनाते थे। ठीक है, दूसरा वो क्या करते थे, अगर फॉर एग्जांपल उनको कभी लगा कि ये एरिया जो है पर्टिकुलर नेशनलिज्म के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर बन रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग ने बात की, हम लोग ने पढ़ा है पहले भी 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। राइट, वो क्यों होता है, क्योंकि बंगाल हब बन गया था किसका, नेशनल मूवमेंट का। सिमिलरली आप देखते हो, और तीसरी चीज जो वो थे वो क्या करते थे, ये देखते थे कि अगर किसी एरिया पे उन्होंने कब्जा किया और एनेक्स किया और वो किसी पर्टिकुलर रियासत थी, मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने अवध को कंट्रोल किया, मराठा, महाराष्ट्र एरिया, ठीक है, या आप देखते हो किसी भी एरिया में किसी भी राजा से उन्होंने क्या किया, उस एरिया को एनेक्स किया, तो वो एरिया की जो पहले से बाउंड्री थी वही बाउंड्री होगी किसकी, कॉलोनियल ब्रिटिश के टाइम पे। राइट, बट उस समय जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ तब हमारे नेशनल लीडर्स ने क्या कहा, हमारे नेशनल लीडर्स ने कहा कि भाई ये जो आपका जो ब्रिटिश टाइप का जो ये बाउंड्री है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम रिजेक्ट करते हैं, और हम ये प्रॉमिस करते हैं क्या, कि भाई लिंग्विस्टिक बेस पे हम इंडिया की बाउंड्रीज को बनाएंगे। और इसको उन्होंने शुरुआत कैसे की थी, 1920 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है जिसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई उनकी कई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज जो थी वो वहां के लैंग्वेज के बेस पे बनाई गई। बट अब क्या होता है, ये सब चीजें कौन सी थी, ये नेशनल मूवमेंट के टाइम पे थी, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले थी। अब इंडिपेंडेंस के बाद आप देखते हो हम लोग ने तुरंत क्या देखा था, पार्टीशन देखने की वजह से लीडर्स जो थे वो उनको लगा कि भाई अगर इस समय हमने क्या किया, देश की और इंटरनल बाउंड्रीज बनाए लैंग्वेज बेस पे, कल्चर बेस पे, तो ऐसा तो ना हो जाए कि ऐसा हो गया कि भाई और डिवीजन हो जाए, राइट, और डिस्ट्रप्शन हो जाए, डिसइंटीग्रेशन हो जाए। इस चक्कर में क्या हुआ, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि इस मैटर को क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसी पे फोकस करते रहेंगे कि भाई इंटरनल बाउंड्रीज कैसे बनानी है, किस स्टेट की क्या बाउंड्री रहेगी, तो भाई जो उस समय का मेन कंसर्न था, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज जो था उस समय इंडिया के पास, आपको पता है हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि 80% से ज्यादा पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी, पुअर थी, उनका पेट भरना था, सोसाइटी का बहुत बुरा हाल था, सोसाइटी में कई सारे सिंस चल रहे थे, मतलब कि आप समझते हो। फिर आपको पता है कि इकोनॉमिक बहुत सारे लॉसेस थे, इंडिया के पास पैसा भी बहुत नहीं था। तो यानी कि अगर हम सारा काम अपना इंटरनल बाउंड्रीज में, अपना सारा टाइम, सारा रिसोर्सेज इंटरनल बाउंड्रीज को मेंटेन करने में लग जाएंगे, तो ये जो मेन पॉइंट है जिसमें हम बात करते हैं सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस, वो कैसे दूर होगा, राइट। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई कुछ समय के लिए इस इश्यू को क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। बट हुआ क्या, क्यों, कि भाई जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट यानी चैलेंज करना शुरू कर दिया, क्या कि भाई ये नहीं हो पाएगा, आपको अभी के अभी क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज बेस पे स्टेट्स को डिवाइड करना है, डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा, नई बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। सिंपल चीज क्या है, ये कहां से शुरू होता है, आप देखते हो सबसे पहला जो रिवोल्ट शुरू होता है वो कहां होता है, प्रोटेस्ट शुरू होता है कहां पे, तेलुगु स्पीकिंग प्लेस पे। वो कहां पे होता है, ये वो एरिया होता है जो आज का ओल्ड मद्रास है। ओल्ड मद्रास की बात करें तो उसमें कौन कौन आता है, तमिलनाडु आता है, कुछ आंध्रा का आता है, केरला का आता है, कर्नाटका का आता है। ये वो एरिया है जहां पे आप देखते हो ये प्रोटेस्ट शुरू होता है। और वो कौन सा मूवमेंट होता है, विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। और वो क्या चाहते थे, एक सेपरेट आंध्र प्रदेश। और आप देखते हो कि उस एरिया के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, फेवर किया, किस बात के लिए, उन्होंने इस बात का फेवर किया कि यस, एक आंध्र प्रदेश अलग से बनना चाहिए, राइट। और आप देखते हो किस बेस पे, वो भी लिंग्विस्टिक बेस पे। और इसका मोमेंटम जो था, इस मूवमेंट का मोमेंटम कब शुरू हुआ, सिररा मिल्लू, राइट, उन्होंने क्या किया, इंडेफिनेट फास्ट शुरू कर दिया। और इंडेफिनेट फास्ट शुरू किया कब तक के लिए, 56 डेज के लिए। वो एक गांधीयन थे, राइट, तो उन्होंने क्या किया, इंडेफिनेट फास्ट किया, और आप उसमें बात करते हो उनकी डेथ हो जाती है।
ठीक है। उनकी डेथ होने के बाद क्या होता है, मास स्ट्रगल शुरू हो जाता है, वायलेंस शुरू हो जाता है, बहुत लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद आप देखते हो कि गवर्नमेंट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, और वो क्या करते हैं, आंध्र प्रदेश को पहला स्टेट बनाते हैं, जो कि किस बेस पे बनता है, लिंग्विस्टिक बेस पे। फिर आप देखते हो कॉमन सेंस है भाई, जब एक स्टेट को लिंग्विस्टिक बेस पे बनाया गया तो बाकी स्टेट भी तो हैं जहां की कॉमन लैंग्वेजेस हैं, वो भी क्या कहती हैं कि वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। किसके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं, अपने स्टेट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाती है या कमीशन बनाती है, कब, 1953 में। और वो कमीशन क्या कहता है, रिकमेंड करता है कि यस, इंडिया की बाउंड्रीज पे आपको रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि वो बाउंड्रीज किसकी भी हैं, लैंग्वेजेस की भी हैं, ठीक है। और इसी के बाद इसी के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया जाता है, कब, 1956 में, जिसके बाद इंडिया में नए 14 स्टेट्स बनाए जाते हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें मेजर कंसर्न की, तो ये डिमांड पूरी करने की बात आई थी कि भाई सेपरेट स्टेट्स बनाने ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये भाई हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को क्या लगा कि भाई ये क्या हो सकता है, एक सेपरेटिज्म शुरू कर सकता है, कहां, इंडिया में। बट हुआ क्या, क्योंकि पॉपुलर प्रेशर था, लोगों ने इतना ज्यादा रिवोल्ट, प्रोटेस्ट कर दिया था कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ गया, और उन्होंने क्या किया कि ठीक है, हम इस होप में इन स्टेट्स को बना रहे लैंग्वेज बेस पे, ताकि क्या हो सके कि इंडिया आगे चल के क्या हो सके, लोगों को लगे कि भाई उनकी डिमांड पूरी कर दी गई, तो ये सेपरेटिज्म ज्यादा स्प्रेड ना। और रियलिटी में हुआ भी ऐसा ही। इतने डिकेड्स के बाद आप देखते हो कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता है, एकदम चेंज हो गया, इंडिया की लीडरशिप चेंज हो गई। यानी अब आप देखते हो कि इंडियन पॉलिटिक्स में खाली वो इंग्लिश स्पीकिंग पॉलिटिशियंस नहीं है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर के भी लोग क्या हैं, आप देखते हो कि हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में है। इनफैक्ट अगर हम बात करें, इंडिया ने जो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, तो सिंपल ये नहीं था कि भाई एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा या एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट होगी या वोटिंग राइट्स मिलेंगी। भाई उसके बावजूद उसका बहुत ही डीप मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि हम चाहे जितने डिफरेंसेस में हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे कल्चर हो, फिर भी हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी के साथ हमने क्या समझा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कितना इंपॉर्टेंट था इंटरनली भी, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।